अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने बहैसियत वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए, ये 5वें मुंतखब वज़ीर आला हैं जिन्होंने आज हलफ उठाया है, और ये तारीख़ में पहली बार है कि किसी वज़ीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। अगरचे असम्बली में दीगर जमातों का वजूद भी है, लेकिन सब ने खैरसगाली के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर फैसला किया और बिला मुकाबला वज़ीर आला का इंतखाब किया। आज की इस तकरीब की अहमियत इस हवाले से भी है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी के लिए वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम, और गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जज, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर सैयद मेहदी शाह साहब, और बहुत बड़ी तादाद में सियासी कारकुनों ने शिरकत की। इससे पहले वज़ीर आला की हरफ बरदारी की जो तकरीब होती थी वो बंद कमरे में होती थी। आज पहली दफ़ा टेंट लगाकर बहुत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों को और लोगों को मदऊ किया गया था। सैयद मेहदी शाह साहब ने वज़ीर आला से हलफ लिया, जो कि एक आनी तकाज़ा है, और अगरचे इस हलफ के लिए काफ़ी देर भी लगा दी गई। ये पहली दफ़ा है बहैसियत असम्बली के मेंबर के हलफ उठाने और असम्बली से कायद ऐवान मुंतखब होने के 2 हफ्ते बाद जो है वज़ीर आला का इन्होंने हलफ उठाया है। आज की उनकी तकरीर, अगरचे माजी में वज़राए आला जो है हलफ बरदारी के बाद बाकायदा कोई स्पीच वगैरह डिलीवर नहीं करते थे, वो सिर्फ मीडिया टॉक में अपनी तरजीहात जो है वो मीडिया से शेयर करते थे। लेकिन आज क्योंकि बाहर से मेहमान भी थे तो उन्होंने बड़ा जलसा भी सजाया था, जिसमें वज़ीर आला ने तफसीली उन्होंने तकरीर भी की। लेकिन तकरीर को जब हम उनके सामने रखते हैं तो उन्होंने ज़्यादातर वक्त जो लगाया वो गिलगित बल्तिस्तान का तारुफ पेश करने में लगाया कि यहाँ पे कितने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, पानी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे मादनियात और मिनरल्स के क्या क्या ज़खायर हैं, यहाँ पे सियाहत और टूरिज़म के कितने मौक़े मौजूद हैं, यहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं उनके लिए कितनी गुंजाइश मौजूद है, बिजली की कितनी गुंजाइश मौजूद है, और साथ ही उन्होंने फिर आगे जाके इन तमाम जो मौक़े यहाँ पर मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में सिर्फ़ एक शोबे का उन्होंने ज़िक्र किया और कहा कि बिजली यानी 7,000 यहाँ ग्लेशियर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को सैराब कर रहा है। पाकिस्तान की पन बिजली का भी बड़ा हिस्सा इन्हीं पानियों पर से बन रहा है, लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है। तो उन्होंने हंजल पावर प्रोजेक्ट, उन्होंने वाडी पावर प्रोजेक्ट, उन्होंने शगरथंग, हारपो और दीगर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका जिक्र किया और कहा कि जब मेरे 5 साल मुकम्मल होंगे तो ये सारे मंसूबे हम कोशिश करेंगे मुकम्मल हो चुके हों और बिजली की लोड शेडिंग उस वक्त तक ना हो। लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के जो मैंने एक कमी महसूस की इस तकरीर में, वो जिस तरह का एक बिला मुकाबला मुंतखब शुदा वज़ीर आला था वो लब व लहजा हमने नहीं पाया। उनके लहजे में जिस एतमाद का इज़हार होना चाहिए था और वो अपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, कोई 6 महीने का टारगेट देते, कुछ साल का टारगेट देते और फिर 5 साल का, जिस तरह उन्होंने बताया टूरिज़्म में क्या वो करने जा रहे हैं, बिजली सेक्टर में वो क्या करने के जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक और मिनरल के हवाले से उन्होंने बात की थी। इन सब में इनकी क्या तरजीहात है जिसकी हमने बड़ी शिद्दत से कमी महसूस की। कहीं पे किसी उनके अपने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ का कहीं जिक्र नहीं हुआ और किसी शोबे के को टारगेट करते हुए अपनी तरजीहात उन्होंने नहीं बताई, सिवाय इसी के कि जो बिजली के ऑनगोइंग जो स्कीमें हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, उनको जो है उन पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनको हम जो है मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने बजट डेफिसिट का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने बताया कि जो हमारी बजट ज़रूरियात है वो 258 अरब रुपए हैं, जबकि हमें 144 अरब रुपए वफाक की तरफ से दिए जा रहे हैं। 100 से ज़ायद अरब रुपए का इसमें डिफिसिट है। और जिस तरह तरक्याती बजट की हमारी रिक्वायरमेंट 23 अरब की है, बल्कि 33 अरब की हमारी रिक्वायरमेंट है तो 23 अरब दिए जा रहे हैं। इसी तरह सब्सिडीज़ के मद में 29 अरब की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए 15 अरब दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए यकीनी बात है
ایک تو ہم ویسے بھی لیٹ ہیں، بجٹ جون کا مہینہ گزر چکا ہے، بجٹ ہمارا پیش نہیں ہوا، تو ان کو خود کیمپ لگا کر اسلام آباد میں رہنے کی ضرورت ہے۔ وہاں وفاقی اداروں سے، وزارت خزانہ سے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، وہاں اپنے ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن وفاق کی جانب سے چونکہ اب بجٹ پیش ہو چکا ہوا ہے تو نہیں معلوم اس میں اضافہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو لہٰذا ہم توقع رکھیں گے جتنی تاخیر انہوں نے حلف برداری میں کی ہے، کابینہ کی تشکیل میں مزید تاخیر نہیں ہوگی، کابینہ جلد وجود میں آ جائے گی اور انرجیٹک منسٹرز کو ڈپارٹمنٹ دیں اور ان کو کم سے کم ٹارگٹ دے دے کہ گلگت بلتستان جو اس وقت اگرچہ ٹورزم کا ہب ہے، اگرچہ بین الاقوامی سرحدات کی سنگم پر واقع ہونے کے ناطے اس کی جیو پولیٹیکل جو امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن مسائل کے گرداب میں گرا ہوا ہے، تو اپنے منسٹرز کو ٹارگٹ دے کر ان کی نگرانی کرتے ہوئے بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی تقریر کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ بہت وقت گزر چکا ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو اسمبلی سے دور رکھا ہے، باہر رکھا ہے، اب وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو اسمبلی میں لے کے جانا ہے۔ مظفر آباد کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ اسمبلی میں لاڑکانہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اپنے مسائل کو خود دیکھیں۔ انہوں نے بار بار کہا بے شک اگر ان کو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں دے سکتے تو سفیر بنا جائے۔ میرے حساب سے شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو مبصر کے طور پہ وہاں بٹھایا جا سکتا ہے، اگر ممبر نہیں بنا سکتے تو شاید وہ مبصر کی جگہ وہ سفیر کہہ گئے۔ تو مبصر کی بات پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن جس عبوری صوبے کی بات چل رہی ہے، عبوری صوبے میں فل فلیج ممبرشپ کی بات ہوئی تھی۔ بے شک ٹل دی سولوشن آف کشمیر ایشو یہ صوبہ جو ہے عبوری رہے، لیکن ممبرشپ جو ہے ان کو اسی طرح کی ممبرشپ دی جانے کی باتیں ہوئی ہیں سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں بھی اور دیگر رپورٹس میں بھی۔ تو گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی گلگت بلتستان کا آئینی مسئلہ جو بھرپور انداز میں اٹھایا تھا، وزیر اعظم پاکستان اور میاں محمد نواز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے یونانیمس اس گورنمنٹ کی تشکیل میں ساتھ دیا، اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور جی بی کے لیے ایک مشترکہ ایک متفقہ حکومت تشکیل کر کے دے دی ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اب گلگت بلتستان کو مسائل کے گرداب سے نکالنے کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ جو کہ وفاق میں اقتدار میں ہے اور شریک اقتدار استحکام پاکستان پارٹی بھی اپنا حصہ ڈالے گی، تاکہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ مضبوط ہوں، کابینہ کے ہاتھ مضبوط ہوں اور گلگت بلتستان کو ان مسائل سے باہر لا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔